स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के साथ विज्ञान के कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना चाहेंगे। आप लोग के जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। सुपर टेट हो गया, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी या फिर आपके वनडे एग्ज़ाम जैसे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम्स होंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन है। वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल क्योट के साथ में है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जैसे ही आपको लक्ष्य मिलेगा, जो आपकी निंदा कर रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आप कुछ कर जाते तो उनका राय बदल जाती है। वही लोग कहने लगते हैं कि आप तो पहले से ही होनहार थे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। शैलेश एजुकेशन हमारे चैनल है। आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको। आपके एजुकेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियोस जो होंगे वो यहाँ पर मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है। आपने सेल वाला टॉपिक तो पढ़ा होगा। कोशिका की आत्मघाती थैली एक ऑर्गन है जिसका नाम लाइसोसोम है। उसका नाम लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है। तो हम लोग लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। अगर लाइसोसोम की खोज की बात करें, लाइसोसोम को किसने खोजा है तो लाइसोसोम को डे डूबे नामक एक वैज्ञानिक तो उन्होंने लाइसोसोम को खोजा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स खुद ही अपनी कोशिका को खत्म करने लगते हैं, इसीलिए वो आत्महत्या बोलते हैं इसको, कोशिका की आत्महत्या की थैली। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? अधातुएं, जितनी भी आप अधातुएं जाते हैं, अनधातुएं लगभग में सभी अधातुएं गैस अवस्था में रहती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं। धातुएं सभी के सभी ठोस अवस्था में लगभग में, और जो अधातुएं होती हैं वो गैस अवस्था में रहती हैं। धातुओं में अगर बात करें तो सोडियम और पोटेशियम अगर धातु को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। सोडियम पोटेशियम को आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। Hg एक पारा अधातु समान अवस्था पर द्रव अवस्था में रहती है। समान तापमान पर पारा द्रव अवस्था में रहती है। ये तो धातुओं की बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन पूछा है अधातु। तो अधातु में जो ब्रोमीन अधातु होती है, ब्रोमीन अधातु समान तापमान पर द्रव में रहती है, समान तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है ब्रोमीन। बाकी सभी गैसेस जो हैं, सभी जो अधातुएं हैं वो कैसे रहती हैं? गैस अवस्था में रहती है, क्योंकि ब्रोमीन समान तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं हम लोग। कोशिका ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा की बात करेंगे तो ऊर्जा का अगर ऊर्जा पूछ ले आप में कहाँ बनती है शरीर में, तो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है।
माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है। और ये यहाँ पर ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है? तो एटीपी के रूप में बनती है, एटीपी। और इसी ओटीपी को आप लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, इसी एटीपी को आप लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मुद्रा है जिसके वजह से आपको ऊर्जा मिलती है। अगर ये नहीं होगी तो आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पता नहीं कितनी बार, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस होता है, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? कवक और शैवाल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? तो कवक का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन, ये फाइकोलॉजी जो है शैवाल का अध्ययन है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी है, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गई है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। और अगर आपसे कोई पूछेगा दोनों का सहजीवी संबंध, तो आपको बताना पड़ेगा लाइकेन। लाइकेन दोनों का सहजीवी संबंध होता है, लाइकेन। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन से आप लोग लिटमस पेपर बना सकते हैं। लिटमस पेपर आप लोग किससे बनाते हैं? तो लाइकेन से आप लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर का उपयोग अम्ल और क्षार को पता लगाने में। अम्ल के साथ में लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है, क्षार के साथ में लाल से नीला हो जाता है। तो ये आप लिटमस पेपर का ऐसे पेज पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। रेबीज का टीका किसने खोजा था? रेबीज का टीका किसने खोजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका। रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो रेबीज का टीका खोजा था लुईस पास्चर ने। किसने खोजा था रेबीज का टीका? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर जो थे, इन्होंने रेबीज का टीका खोजा था। रेबीज का टीका कब लगाया जाता है? तो रेबीज का टीका रेबीज की बीमारी में लगाया जाता है जब कुत्ता काटता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। रेबीज में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगने लगता है। पानी से डर लगता है जब क्या होता है? रेबीज नामक बीमारी होती है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? आप लोग? तो याद कैसे करेंगे? पालो, कुत्ता पालो, है ना? तो कुत्ता काटने पर क्या होता है? रेबीज। पालो मतलब लुईस पास्चर। तो रेबीज का टीका किसने खोजा? लुईस पास्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम को ही पैलाडे कण भी कहा जाता है। राइबोसोम को कहते हैं पैलाडे कण। क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पैलाडे ने, इसीलिए इसको बोला जाता है पैलाडे कण। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसी को बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसी को बोला जाता है। यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसी को बोला जाता है। प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम 70S-80S दोनों प्रकार के हो सकते हैं। 70S-80S दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? ऊर्जा का 10% नियम दिया था लिंडेमान साहब ने। किसने दिया था? लिंडेमान साहब ने। लिंडेमान ने ऊर्जा का 10% का नियम दिया था। लिंडेमान ने ऊर्जा के 10% का नियम दिया था। लिंडेमान ने ऊर्जा के 10% का नियम दिया था। इनके हिसाब से क्या था कि हर एक पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। 10% ऊर्जा
हर एक पोषी स्तर में ट्रांसफर होती है। 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफर होती है। इसी को ऊर्जा का 10% का नियम कहा जाता है। इसी को ऊर्जा का 10% का नियम कहा जाता है। इसको किसने दिया है? तो रेमंड लिंडेमान ने ऊर्जा का 10% का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं बताइए आप लोग। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? क्वासी-ओरकर, एक बीमारी याद रखना है आपको, क्वासी-ओरकर प्रोटीन की कमी से होती है। एक बीमारी और है आपकी क्वासी-ओरकर से, और कौन सी? मैरेसमस। ये दो बीमारियां आप लोग को याद रखनी है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन के एकलक होते हैं। प्रोटीन के एकलक, प्रोटीन बहुत सारे एकलक से मिलकर के बहुलक बनाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन, मशरूम भी प्रोटीन का अच्छा एक सोर्स है। प्रोटीन का अच्छा एक सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने की है? इंसुलिन की खोज की है बैटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज की है बैटिंग बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। किसमें की है? तो तुरंत पैदा हुए बछड़े में। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय से इंसुलिन निकलता है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट आयन की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा मिनीमाटा Hg और कैडमियम की कमी से इटाई, वो भी आपको याद रखना है। कैडमियम की कमी से इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको आप लोग बोलते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग आरबीसी की कमी से हो जाता है। एनीमिया रोग आरबीसी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियोस बनेंगी। धन्यवाद।